Very good morning, everyone. I hope I'm audible and visible to you all. And as all of you are aware, the finest result produced by any online platform ever, that is achieved by एलन ऑनलाइन प्रोग्राम्स, चाहे वो नीट हो या वो जेई हो, दोनों में हमारी बादशाह कायम है, मैं ऐसा कह सकता हूं यहाँ पर। बेहतरीन रिजल्ट, और इसे तो आप जानते ही हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आज शुरुआत करेंगे थोड़ा सा और हम अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। आवाज ठीक आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? इफ यस, प्लीज गिव मी थम्स अप। विवेक, विवेक, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज डू कनेक्ट मी। हाँ, प्लीज प्लीज विवेक, कोशिश करें कि हम रेगुलरली क्लास में आए और एक अच्छा टाइम क्लास में स्पेंड करें, क्लास को अटेंड करें, ताकि हमारा जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन हो सके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया था अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। मुझे याद है हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द एक्सपोनेंशियल कर्व, और शायद मैंने यहाँ पर वो जो एनेक्डोट था वो भी एक्सप्लेन किया था, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ वीट का अमाउंट हो जाएगा। वो जो मिनिस्टर है वो चाहे तो उस बदले में जो है पूरा जो राज है वो भी ले सकता है, पूरा जो किंगडम है वो भी ले सकता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो जे शेप्ड कर्व है, जो एक्सपोनेंशियल कर्व है, इसकी इक्वेशन आती है dn/dt इज इक्वल्स टू rn। और अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो आती है वैल्यू nt इज इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू पावर rt। याद कीजिएगा, शुरुआत में ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो शुरुआत में कोई बड़ा चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। लेग फेज और एडजस्ट हो जाने के बाद तो तेजी से पॉपुलेशन आगे बढ़ ही जाती है। लेकिन ये कब देखने के लिए मिला? ये तब देखने के लिए मिला जब रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हो। ये रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड हो तब देखने के लिए मिलता है, और ये रियलिस्टिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल सा हमें देखने के लिए मिलता है। नोट्स में क्या क्या ऐड करें, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लिखते हुए चलिए, यही आपके नोट्स हैं। एनेक्डोट से क्वेश्चन देखिए वो जानकारी के लिए है, वो चीज को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने, पर हाँ अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है उसको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एक बात और समझी थी हम लोगों ने, कैरिंग कैपेसिटी। आप में से कोई मुझे कैरिंग कैपेसिटी एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? एनीवन फ्रॉम? क्या आप में से कोई मुझे कैरिंग कैपेसिटी को एक्सप्लेन करेगा? क्या विवेक ट्राई करेंगे आप? विवेक, चलो मैं बुलाता हूं आनंद को, और आनंद जो है बताएंगे हमें कि क्या है कैरिंग कैपेसिटी। हाँ, गुड मॉर्निंग आनंद, कहे। कैरिंग कैपेसिटी होता है क्या है? कोई कोई कम्युनिटी, मतलब पूरा, मतलब ये कोई इकोसिस्टम है, उसमें सर मतलब कोई एनवायरनमेंट है, वो मैक्सिमम कितना उस पर्टिकुलर स्पीशीज को मतलब कितना का फेवरेबल ग्रोथ करवा सकता है। चलिए मैं आपकी बात पर पहुंच गया, जो आप कहना चाहते हैं उसकी आत्मा कुछ थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं मैं उसको। आपने ये कहा कि एक हैबिटेट में, इकोसिस्टम नहीं, हैबिटेट में एक स्पीशीज के मेंबर्स कितने मैक्सिमम रह सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है आनंद, बिल्कुल सही कहा ना? ये कहना चाह रहे हो ना? एग्जैक्टली हाँ, शब्द थोड़े से अलग थे, बात वही कहना चाह रहे थे आप। वो जाना एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने उस एक्वेरियम का। घर में एक्वेरियम अवेलेबल है हमारे, है ना? हम जानते हैं कि फिशेस के नंबर के हिसाब से एक्वेरियम की साइज जो है वो वेरी करती है। रिकॉल कीजिएगा, हमने एग्जांपल लिया था आपके क्लासरूम का। एक क्लासरूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, तो उसी क्लासरूम के अंदर मक्खियां कितनी आ पाएंगी? आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि लाखों बैठ सकती हैं उसके अंदर। हाथी कितने आएंगे? एक या दो आ पाएंगे उसके अंदर, है ना? ऐसे आप लोगों ने वैल्यूज दी थी, यानी कि उसी हैबिटेट के अंदर अलग अलग स्पीशीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग होने वाली है। चलिए ये बात बहुत क्लियर है हमको, और आगे बढ़ जाते। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को, समझेंगे इसे इन डिटेल। हालांकि शुरुआत कर दी थी हमने इसके, फिर बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, और उसके बाद काउंटिंग, किस तरीके से पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं अलग अलग स्पीशीज में, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। मेनली मैं आज बात करने वाला हूं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में। आप इंट्रिंसिक के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस। आई लॉजिस्टिक कर्व अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो तब देखने के लिए मिलता है जब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर अवेलेबल हो, और एक कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक वैल्यू
हमारे सामने प्लेस कर देती है। ध्यान रखें, क्लियरली कहती है एनसीईआरटी कि रिसोर्सेज जो है एक पॉइंट आने पर लिमिटेड से हो जाते हैं, और इसको आपने प्रीवियस क्लास में भी अंडरस्टैंड किया था। नायरा, आप भी प्लीज बेटा क्लास को रेगुलरली अटेंड करें, एक अच्छा टाइम क्लास में स्पेंड करें। कोई नहीं, संजीत बैकलॉग आ गया है तो प्लीज कोशिश करके संडे या जो टाइम बचता है उसमें पढ़ करके बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़िए, है ना। हम सरवाइव करेंगे, व्हाई? बिकॉज वी आर द फिटेस्ट इंडिविजुअल। याद रखें, जब रिसोर्सेज लिमिटेड से हो जाएंगे तब कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, और उन लिमिटेड रिसोर्स कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो कंपीट कर रहे हैं, जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करता है, और सरवाइव करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करते हुए अपने जीन्स को आगे परपिचुएट करने वाला है। और हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक सी बात है कि एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड देखने के लिए मिलते हैं हमें, तो ये कर्व जो है वो रियलिस्टिक होने वाला है। चलिए अंडरस्टैंड करने का हम प्रयास करते हैं कि क्या कहानी है यहाँ पर। वही मेरा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक प्लांट के ऊपर, एक ट्री के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स मान लीजिए वहां पर रह रहे थे। फाइन, क्या डाउट है संजीत? मैं आपको लूंगा बिल्कुल संजीत, वेट फॉर वाइल। जब मैं कहूं कि हाँ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी मैं बात पूरी कंप्लीट कर दूं अपनी, फिर मैं आ जाऊंगा उसके ऊपर। इज इट ओके संजीत? गिव मी थम्स अप इफ इट इज ओके। फिटेस्ट शुड फाइट फॉर देयर सर्वाइवल। फाइट करने के बाद जो बचा रह गया वही तो है ना। हाँ, फिटेस्ट को आगे फाइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फाइट करके जीत गया इसीलिए फिटेस्ट है। समझ गया ना? आओ आइए रजत, सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल टॉपिक की बातें इधर नहीं, आओ इधर सबके सब बोर्ड की ओर चले, लेट्स मूव अहेड। आई, जैसे कि मैंने कहा कि जब एनवायरनमेंट में, एक नए एनवायरनमेंट में मैंने किसी ट्री पर रहने वाले कुछ इंसेक्ट्स को वहां पर लेकर के प्लेस कर दिया है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में, मान लीजिए कि गार्डन में मैंने उनको शिफ्ट कर दिया है। गार्डन है, हम बड़ा गार्डन है यूं तो, लेकिन वहां पर रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही हैं, फूड है, एरिया है तो लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही अवेलेबल। जब मैंने वहां पर उनको इंट्रोड्यूस किया तो ये कहानी यहां पर भी एप्लीकेबल है कि ऑर्गेनिजम्स पहले अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेंगे। और ध्यान रखें, मान लीजिए इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, एक बात और ध्यान रखें कि हाँ ये यहां से शुरू तो हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, एबायोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली शुरुआत में कुछ तो पॉपुलेशन आकर के उस एरिया को कॉलोनाइज करेगी ना। एक एरिया है जहां पर कि ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, तो कहीं से कुछ इंडिविजुअल्स आएंगे, स्पीशीज के मेंबर्स आएंगे और आकर के उसे कॉलोनाइज करेंगे, मतलब कि वहां पर आकर के रहना शुरू करेंगे। यानी इस गार्डन के अंदर मैंने कुछ इंसेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, डन। वो एक ही स्पीशीज के आकर के पहले अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो कौन सी फेज ये आ जाती है? यहां पर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के लगभग बराबर ही है। आर की वैल्यू यहां पर आपको लगभग 0 ही मिलेगी। कौन सी फेज है ये? फास्ट लिखें सभी के सभी चैट बॉक्स में, लेग फेज। एग्जैक्टली, सभी ने आंसर दिया कि लेग फेज यहां पर हो जाती है। इसके बाद जब ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर गए हैं, ठीक वैसे जैसे कि आप भी जब आए थे 11th के अंदर नए नए, तो शुरुआत में आपने आपको आपने एडजस्ट किया था। जब एडजस्ट हो गए थे उसके बाद आपकी जो स्टडीज हैं उससे एक रफ्तार पकड़ी थी। तो यहां पर भी वही बात हमें देखने के लिए मिलने वाली है। ऑर्गेनिजम्स जब अपने इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब यहां पर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा हो गई है। और जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो जाएगी तो आप जानते हैं कि ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी, इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ना शुरू कर देता है। मैं इसे पॉजिटिव एसिलरेशन की फेज कह सकता हूं, या जस्ट आप एसिलरेशन की फेज कह करके भी एड्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब कंप्लीटली एडजस्ट कर चुकी है पॉपुलेशन तो तेजी से ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। यहां पर मैं देखूं तो बर्थ रेट की वैल्यू डेथ रेट से बहुत बहुत ही ज्यादा है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आर आपको इस लॉग फेज में देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो फेज रही लेग फेज, ये रही फेज यहां पर पॉजिटिव एसिलरेशन की, positive acceleration. This is a phase of positive acceleration. आप चाहे तो एक्सेलरेशन कह दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि अब हाईएस्ट आर वैल्यू, आर मैक्स कह सकते हो आप इसको, ये लॉग फेज यहां पर आ जाती है। डन।
अब देखिए, हम जानते हैं कि एक एनवायरनमेंट में मैक्सिमम इंडिविजुअल्स जो रह सकते हैं वो है वैल्यू के। क्लासरूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, फील कीजिएगा इसको, और वहां पर मान लीजिए 45 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो क्या होगा, बाद में जो 5 आने वाले हैं उनके बैठने की जगह को लेकर के आपको एक स्ट्रगल सा मिलेगा देखने के लिए। यू माइट हैव सीन इन द क्लासरूम आल्सो, क्लास में आपने देखा होगा शायद कि भाई 50 बच्चे बैठ सकते हैं क्लासरूम के अंदर, 45 आ गए हैं, और जो लेट जाते हैं क्लास के अंदर, जो लेट लतीफ आते हैं क्लास के अंदर, आप जानते हैं वो हमेशा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं सर को कि सर मैं तो यहीं बैठता हूं, इसने मेरा बैग यहां पर रख दिया, हटाओ उसको यहां से, वो कॉर्नर की सीट तो मेरी होती है सर, वो कैसे बैठ गया वहां पर। आपने ऐसे स्ट्रगल देखे होंगे, ऐसे ये स्ट्रगल है, टीचर को स्टूडेंट की, क्लासमेट की शिकायत करना, ऐसा ही स्ट्रगल मिलेगा आपको देखने के लिए, छोटी मोटी झड़प देखने के लिए मिल जाती है बाद में। तो अब देखते हैं स्ट्रगल से वहां पर अवेलेबल है, तो ऐसा ही कुछ यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। अब जैसे ही पॉपुलेशन अप्रोच कर रही है के की वैल्यू को, हम देखते हैं कि यहां पर अब रिसोर्सेस को लेकर के कंपटीशन बढ़ गया है, रिसोर्सेस को लेकर के नेगेटिव इंटरेक्शन जो है वो बढ़ गया है इंडिविजुअल्स के बीच में। पॉपुलेशन में जो नेगेटिव इंटरेक्शन बढ़े हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि अब यहां पर बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट से कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि अब उतनी तेजी से, उस रफ्तार से इंक्रीज देखने के लिए नहीं मिलती है। हाँ, यहां पर बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा तो है, लेकिन यहां पर अभी बहुत ज्यादा नहीं, ये वाली बात, लॉग फेज वाली बात आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक स्पीड जो थी यहां पर पॉपुलेशन के बढ़ने की, वो धीमी हो गई है। इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की फेज कह सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर ये डेसिलरेशन की फेज है, कुछ ऐसा भी मैं यहां पर कह सकता हूं। डन, क्लियर। अब देखिए, एक शब्द आता है मैथमेटिक्स में, एसिम्प्टोट, है ना। एसिम्प्टोट के अंदर अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा हो चला है, वो इतना ज्यादा हो चला है कि पॉपुलेशन जो है वो के से बियॉन्ड जा ही नहीं सकती। क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे बैठ सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, 50 आ गए हैं, 51 वहां पर नहीं बैठ सकते। ये बात यहां पर भी एप्लीकेबल है। अब 50 आ गए हैं तो अब वही वैल्यू रहने वाली है। जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है वो यहां पर एक हिंड्रेंस की तरह काम कर रहा होता है। हम इसे मैथमेटिकली लाने का प्रयास करेंगे। एसिम्प्टोट, हाँ बिल्कुल सही बात है, एसिम्प्टोट में ये प्रयास कर रहा है के को अप्रोच करने का। चलिए इसे कहेंगे एसिम्प्टोट। दिस एरिया, ये जो पार्ट आया, इसे हम एसिम्प्टोट कह करके एड्रेस करेंगे। इसे एसिम्प्टोट कह करके हम एड्रेस करने वाले हैं। यहां पर बर्थ रेट इज नियरली इक्वल्स टू डेथ रेट। चलिए अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, मान लीजिए अर्थ हमारा घर है, और है ही, मानना क्या इसके अंदर हम यहां पर रहते हैं, और अभी मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो आप देख ही रहे हैं अपने आसपास ये नेगेटिव इंटरेक्शन बढ़ने लगे हैं, है ना। तो ये रफ्तार जो थी बढ़ने की, अब उसमें एक ब्रेक सा लगने लगा है, स्पीड धीमे होने लगी, और ये रिक्वायर्ड भी है क्योंकि हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके आसपास हम पहुंच गए हैं। चलिए, बात क्लियर है यहां पर पूरी की पूरी? डन, क्लियर। फेज ऑफ एक्सेलरेशन, यहां पर पहले तो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट किया, बी नियरली इक्वल्स टू डी, तो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, लाइक फेज आ गया। पर जैसे ही ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर जाएंगे, बी मोर देन डी, क्रैश फेज नहीं मिलेगा देखने के लिए, एसिम्प्टोट मेंटेन्ड ओवर देयर, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई बहुत बड़ी कैलामिटी आ जाए तो बात दूसरी हो जाती है। चलिए ध्यान से बात को सुनेंगे सभी के सभी, रिकॉल कीजिएगा। नेगेटिव ये वाला, अरे भाई सिंपल सी बात है, जैसे ही पॉपुलेशन अप्रोच कर रही है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? कोई आंसर करेगा मुझको? ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसकी वैल्यू बढ़ रही है? मैथमेटिकली क्या कहेंगे इसको? ये ग्राफ किसकी वैल्यू को बता रहा है? बढ़ता हुआ ग्राफ किसकी वैल्यू को बता रहा है? ये ग्राफ किसकी वैल्यू को बता रहा है? अभिषेक ने आंसर दिया एन, एग्जैक्टली, बिल्कुल। कुछ लोगों ने कहा पॉपुलेशन डेंसिटी, किसने कहा पॉपुलेशन? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये वास्तव में एन। सो आई कैन से एन इज अप्रोचिंग के, व्हाट आई कैन से एन इज अप्रोचिंग के। डन है बात पूरी की पूरी? If it is clear, then give me a thumbs up, please. Good morning, good morning.
ओके फाइन, दैट्स इट। यानी n इज अप्रोचिंग k इज नॉट अप्रोचिंग n, k इज ए कांस्टेंट। डन है। चलिए अब मैं सॉल्व कर दूं इसको। इक्वेशन वही है, याद कीजिएगा हमने जो क्रिएट की थी, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn कहा था आपने। ये कब था? ये तब था जबकि रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो। लेकिन यहां पर एक एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का फैक्टर भी ऐड करना पड़ेगा। तो वर्होल्स एंड पर्ल अपने लॉजिस्टिक इक्वेशन को यहां पर क्रिएट करते हैं और वो एड ऑन कर देते हैं यहां पर आर इंटू एन के, देखिए के लार्ज है, के माइनस एन अपॉन के, ऐसा भी मैं यहां पर कह सकता हूं। डन, क्लियर। इस साल एग्जाम में भी तो आई थी, रिकॉल कीजिएगा, ये नीट में आया हुआ इक्वेशन है ना। एक और तरीके से हम वर्होल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन को यहां पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, आप लोग जानते ही हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं। और जब सोचेगा इसको तो क्या है, के अपॉन के लिख दूं, के अपॉन के मेंशन कर दूं इसको मैं, माइनस एन अपॉन के। डन। तो एक और इसका एक्सप्रेशन है जो कि अगेन एनसीईआरटी कोट करती है, आर एन 1 माइनस एन अपॉन के। क्या कहा आपने इसको? वर्होल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन। क्या नाम दिया था? वर्होल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन। जहां पर भी बैठे हुए हैं आप लोग बोलेंगे इसे एक बार, वर्होल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन कहते हुए इसे हम एड्रेस कर देते हैं। अब ये इक्वेशन सही भी है कि नहीं, ये इक्वेशन सही भी है कि नहीं, चलिए चेक करने का प्रयास करते हैं। सौम्या शर्मा, एक रिक्वेस्ट आपसे भी है मेरी कि क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें, है ना, थोड़ा सा टाइम और बढ़ाएं अपना क्लासेस के अंदर। जितना हम क्लासेस को अटेंड करते हैं, हमने ऑब्जर्व किया है कि जितनी रेगुलरिटी के साथ आप क्लास को अटेंड करते हैं, आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहती है, आपकी लर्निंग और एफिशिएंट हो जाती है। प्लीज ध्यान रखें। आइए, ये इक्वेशन सही भी है कि नहीं, चलिए इसे ऑब्जर्व करने का हम प्रयास करते हैं। आइए, जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था इस कर्व को, मान लीजिए ये जो हमारी पॉपुलेशन है बढ़ते बढ़ते के बराबर पहुंच जाती है। मींस अगर मैं कहूं कि n जो है वो अप्रोच करते करते के बराबर पहुंच गई, तो इक्वेशन क्या आने वाली है? dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन 1 माइनस एन अपॉन के कहा था आपने, और आपने कहा कि n जो है वो k हो गया। मैं रिप्लेस कर दूं यहां पर, तो आर एन के बजाय आर के लिख लीजिएगा, 1 माइनस के अपॉन के लिख लेंगे। ऑब्वियसली आप समझ ही गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये हो गई वैल्यू यहां पर 0, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही आने वाली है। मींस कि अगर पॉपुलेशन बढ़ते हुए n की वैल्यू k पर पहुंच जाए, n जैसे ही k के बराबर होगा, हमें पॉपुलेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। मींस यहां पर dn अपॉन dt की जो वैल्यू है, व्हाट डज इट मींस? चेंज इन पॉपुलेशन 0। पॉपुलेशन तो होगी, पर पॉपुलेशन में जो चेंज है, चेंज की जो रेट है, वो आपको 0 देखने के लिए मिलेगी। dn की वैल्यू भी 0 होगी, और चेंज में होने वाला जो रेट है, रेट जो है उसमें भी आपको एक वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलने वाला, एक 0 वैल्यू सामने आ जाती है। ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है आप सभी को? क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? डन, क्लियर। तो एन के को अप्रोच कर रहा है, के एन को अप्रोच नहीं कर रहा है, और यहां पर जब एन इज इक्वल्स टू के, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आर भी 0 हो जाएगा उस केस में। हाँ भाई, अब जो डाउट्स पूछ रहे थे आप लोग मुझसे, फटाफट कौन क्या डाउट है भाई, अब बताइएगा। एनीवन डाउट लिख दीजिए, मैं आप सभी को एक साथ एड्रेस कर दूंगा। बहुत सी बात जो है डाउट कॉमन हो जाते हैं। एवरीवन फास्ट क्विक। चलिए मैं एक को ब्रिंग ऑन स्टेज करता हूं, संजीत। ओके, आई कैन रिकॉल संजीत, यस आई कैन रिकॉल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजीत, कहिए।
सर वो मतलब कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा मतलब हो नहीं सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। सर इसमें मतलब शुरू में टाइम लग रहा है सर, और उसके बाद कम टाइम में ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हाँ तो बिल्कुल, आप खुद देखिए अपने आप को। आप जब नए नए 11th में आए थे, शुरुआत के 1 मंथ की आपकी लर्निंग, और उसके बाद जब एडजस्ट हो गए आप 11th के अंदर, समझ गए फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, बायोलॉजी क्या, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो उसके बाद आने वाले महीनों में, टाइम में, आपकी लर्निंग फास्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी, बट ऑब्वियस। सर क्लाइमेट इफेक्ट नहीं होगा सर कोई, किसमें? मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेट तो हर जगह पर हमने कांस्टेंट ही माना। बाकी आप क्लाइमेट को लेकर के आएंगे, कैलेमिटी को लेके आ जाइए, मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपने कोई मीटियोर यहाँ पर फेंक दिया, सब जीरो। तो आप कंडीशन ऐड करते चलिए इसके सर अंदर। एक लेकिन हम ऐसे किसी कैलेमिटी को यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट कांस्टेंट है, फेवरेबल एनवायरमेंट है, लेकिन रिसोर्सेज वहां पर लिमिटेड हैं। एक पैरामीटर को हमने यहाँ पर लिया और फिर देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होने वाली है। लेट मी इन्फॉर्म यू, ऐसा ही कर्व हमें यूजुअली देखने के लिए मिलता है। ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन का कर्व अगर आप देखें तब वो ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ रिया, उनका भी वो जे शेप कर्व याद कीजिएगा, मैंने क्या कहा था, रेनी सीजन के अंदर उनका नंबर तेजी से बढ़ता है। वहां वो जे शेप कर्व के बारे में आप बात कर रहे हैं। फिर इट ऑल्सो कंटेन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। रिसोर्सेस हटा दीजिए, ये कैपिंग रिमूव कर दूं, गोज ऑन इनफाइनाइट, कैपिंग लगा दिया। अब आप लोग मुझसे जानना चाह रहे हैं एक्चुअली कि वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है कहां पर इस ग्राफ के अंदर। नहीं, कितने लोगों के मन में ये प्रश्न आया कि सर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है कहां पर, इस ग्राफ में कहां नजर आ रहा है आपको? किसी ने पूछा नहीं मुझसे, एक्चुअली मैं वेट करता इस क्वेश्चन का कि आप मुझसे पूछें कि सर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है कहां पर इस ग्राफ के अंदर। k इज लेस देन n हो k इज लेस देन n करके देखना इक्वेशन के अंदर एक बार, है ना? फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है आपके सामने। आओ उधर। मान लीजिए रिसोर्सेस अगर बहुत सारे हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेस की मान लीजिए अवेलेबिलिटी है, तो ग्राफ कैसा आने वाला है? जे शेप कर्व आने वाला है ना? डन। वास्तव में क्लियर कर दूं मैं आपको, ये जो बीच का गैप आप लोगों ने ऑब्जर्व किया यहां पर, ये जो बीच में गैप आप यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, इससे आ जाएगा। ये जो आप बीच में गैप ऑब्जर्व करते हैं, ये जो एरिया है, दिस एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। कि भाई नहीं है तो ये ग्राफ रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ा, पॉपुलेशन थोड़ी सी रफ्तार धीमी। डन। आया कुछ समझ में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप में से कितने लोगों ने पहली बार एनवायरमेंट रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व किया? पहली बार ऑब्जर्व किया है ना? आप में से कई लोगों ने पहली बार इसको देखा कि वास्तव में ये है क्या। और आपकी एनसीईआरटी ने इन दोनों ग्राफ्स को एक साथ बनाया है। अरे यस और नो? कितने लोगों के पास एनसीईआरटी अवेलेबल है अभी? फटाफट देखो। एनसीईआरटी में दोनों ही ग्राफ्स एक साथ बने हुए हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि बीच का जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को। प्लीज ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न हम देख रहे हैं, हाँ एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही रहता है, लेकिन जो लेवल आ रहा है दैट इज रियली ऑसम। तो आप सबको उसके हिसाब से भी तैयार होना होगा। चलिए थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ जाता हूं। वर्हुल्स पर लॉजिस्टिक इक्वेशन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ये सुंदर से अच्छे अच्छे हरफों में, अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ, मेरी हैंडराइटिंग शायद इतनी आपको अपील ना करे, तो आपके अच्छे अच्छे अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी करेंगे, मैं नहीं देने वाला। अरे भाई आप नहीं दे पाएंगे तो मैं दूंगा, है ना? मैं पोल रन कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं कितने कितने लोग आंसर करेंगे। और सॉल्व करने के लिए मैंने 30 सेकंड्स दिए हैं। हालांकि पढ़ा चुका हूं मैं, तो आपको इसका आंसर आना ही चाहिए।
इन गिवन ऑप्शंस के अंदर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बेहतरीन। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आंसर्ड थर्ड, पर कुछ लोगों ने वन भी आंसर दिया। आर की वैल्यू हाई होगी तब मैक्सिमम होगा। अरे भाई, आर की वैल्यू हाई कब होगी? जब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कम होगा। समझने का प्रयास करें। मैं पूछूं आपसे कि इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस सबसे कम होगा? यानी कि आर की वैल्यू हाई है, अरे बर्थ रेट डेथ रेट से बहुत बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस तभी तो कम है। गॉट इट? लो का कोई मेजरमेंट है नहीं। लो कितना लो भाई? हम तो जीरो की बात भी कर सकते हैं यहां पर। डन। चलिए आइए इधर। अरे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ये रहा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ये रहा। पॉपुलेशन अप्रोच करेगी, रिसोर्सेस कम होने लगे हैं, झगड़ा बढ़ रहा है, वो वाली बात। आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहां पर क्या वैल्यू आने पड़ी? एन इज अप्रोचिंग के। मैंने क्लियरली कहा था आपको, के नेवर अप्रोच टू के, तो कॉन्स्टेंट है। एन इज अप्रोचिंग के। शिखा ने कहा कि हाउ 3? मैं कहा वाई नॉट 3? शिखा, वाई नॉट 3? शिखा, शायद शिखा नहीं आ पा रही हैं। शिखा सर, आर की वैल्यू मतलब फर्स्ट वाली ऑप्शन होना चाहिए। बेटा एक बार बताओ मुझको, एक बार बताओ, आप किसी और जा रहे हो और आपको उस और जाने से रोका जा रहा है, तो आप तेजी से वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो, या कि रोक ही नहीं रहा है तब जल्दी से पहुंचोगे आप? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या एक ब्रेक की तरह है गाड़ी पर, मान लीजिएगा वो ब्रेक है, तो ब्रेक ज्यादा होगा तो ग्रोथ कम होगी। ग्रोथ का मतलब क्या होगा? तो आर की वैल्यू क्या है? बी माइनस डी। क्लियर है? अगर रेजिस्टेंस हाई है, एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल नहीं, तो आप देखना कि डी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बी की वैल्यू में कमी आएगी, तो आर की वैल्यू में भी कमी मिलेगी आपको देखने के लिए। बढ़ना थोड़ी हुआ। ओके, थैंक यू सर। चलिए, के अप्रोचेस एन। अरे के कांस्टेंट है भाई। मैं मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहा हूं, मेडिकल कॉलेज इज नॉट कमिंग टू मी, वो तो अपनी जगह पर ही है। एम्स दिल्ली जहां पर है वहीं पर ही है, आप जा रहे हो उसकी ओर। ये बोलते थोड़ी नीट का एग्जाम दे रहा हूं तो एम्स दिल्ली मेरे पास आ रहा है। Who says so? We are studying and going toward the एम्स दिल्ली, हम ऐसा कहते हैं। वो कांस्टेंट है भाई, हम वेरिएबल है। हम जाएंगे एम्स दिल्ली की ओर जाएंगे, कि एम्स जोधपुर की ओर जाएंगे, कि एम्स ऋषिकेश की ओर जाएंगे, या दूसरा एम्स लेंगे, या केजीएम से लेंगे। हम वेरिएबल है, वो तो अपनी जगह पर कांस्टेंट है। चलिए, अरे कौन सा कुमार, फटाफट लिखो, बोलो। सर बोलो। सर वो डी एन बाई डी टी जीरो, उसका मीनिंग समझ नहीं आया। देख भाई, इस जगह पर क्या पॉपुलेशन इसके आगे बढ़ पा रही है? नहीं बढ़ पा रही। नहीं सर। मीन्स पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं हो रही। तो क्या हमारी इक्वेशन इसको एक्सप्लेन कर सकती है क्या? देखते, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn इन ब्रैकेट 1 माइनस n अपॉन k। एक काम करना, इस इक्वेशन के अंदर n को रिप्लेस कर देना k से, बिकॉज n इज इक्वल्स टू k। सॉल्व करो एक बार फटाफट, फास्ट क्विक। यस सर, जीरो है। जीरो आया, तो dn अपॉन dt की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ? dn अपॉन dt क्या है भाई? चेंज इन क्या कहोगे इसको? चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। हाँ, तो चेंज नहीं हुआ मतलब वही कांस्टेंट वैल्यू है।
यस सर। तो फिर क्या दिक्कत है? सर ये डीएन भी 0 होगा यहाँ पे, चेंज इन पॉपुलेशन वो भी 0 होगा भाई। किसी टाइम में होगा या फिर आप यहाँ पर किसी भी टाइम पर यहां से यहां तक वैल्यूएट कर लीजिएगा, चेंज नहीं आया। यहां से यहां तक चेंज कर, कोई चेंज नहीं आया। एसिम्प्टोट में वही वैल्यू पॉपुलेशन की। के है यहाँ पर, चेंज कहां से हुआ? n इज इक्वल टू के जब मैं कह रहा हूं तो कहां चेंज है पॉपुलेशन के अंदर भाई? आप टाइम जोड़िए ना जोड़िए, टाइम जोड़े ना जो तभी 0 होगा। मैंने कह दिया n इज इक्वल टू के इज द कांस्टेंट, तो चेंज कहां है उसके अंदर? यस सर, थैंक यू सर। स्टिल बर्थ केसेस को हम काउंट नहीं करते हैं। चलो बताओ उसको फटाफट, क्विक, इसको भी सॉल्व करेंगे सभी के सभी, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। इसका आंसर सबके सब देंगे, और सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं मैं पूरे 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स, कितना ध्यान रखता हूं मैं आपका कि क्वेश्चन 20 सेकंड ज्यादा का नहीं है एक्चुअली। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया एक्चुअली, है ना प्रियंका? प्रियंका एक बार हाँ, बस बस हो गया, डन भाई, टाइम खत्म। और मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आंसर टू एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब तो इसको लेके कोई झगड़ा है ही नहीं अपने मन के अंदर। चलो क्लियर है बात पूरी की पूरी? आसान सा सवाल है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम एक और बात को लेकर के, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए आप लोगों ने इससे पहले बर्थ रेट और डेथ रेट की बात की थी, ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स है। लेकिन किसी भी इलाके की जो पॉपुलेशन है, अभी जो डाउट आया था ना आपके बीच मन के अंदर कि भाई ये बढ़ कैसे गया, क्लाइमेट वगैरह, मैंने इसीलिए इस पार्ट को बाद में लिया। मैंने बात ही नहीं की, याद कीजिएगा, पहले मैंने बर्थ रेट और डेथ रेट की ही बात की, और बर्थ रेट और डेथ रेट का खेला है हम लोगों ने अभी तक, तो याद कीजिएगा। अब बात कर रहा हूं मैं एनवायरमेंट की। देखिए हम जब बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन हम फिलहाल जो अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में करने का प्रयास करेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1871 में ब्रिटिशर्स ने काउंट किया था कितने इंडिविजुअल्स इंडिया में हैं, और वो कहीं ना कहीं बात आती है कि कितने गुलाम मेरे हैं, शायद वो जानना चाह रहे होंगे एक्चुअली। लेकिन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1951 सबसे पहला सेंसस किया गया, हेड काउंट किया गया, और उसके बाद एवरी डिकेड 10 साल में एक बार हम कितने इंडिविजुअल्स हमारे कंट्री में अवेलेबल है, कितने ह्यूमन बींग्स हमारे कंट्री में अवेलेबल है, उसकी हम काउंटिंग करते हैं। सुन लीजिएगा, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स की काउंटिंग होती है, ठीक वैसे ही अलग अलग जो स्पीशीज है उनकी भी हम काउंटिंग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जनगणना, जिस तरीके से जनगणना या सेंसस ह्यूमन बींग की होती है, वैसे आप शेर की नहीं कर सकते। सोचिए, आपके घर के पास कोई आदमी आया, नॉक नॉक पूछा कितने लोग रहते हैं, नोट कर लिया, आप बता देंगे एजुकेशन क्या है, ये सब बता देंगे आप उसको, नोट कर लिया उसने, देखा भी होगा आप लोगों ने शायद होते हुए भी इसको। लेकिन आप जंगल में जाकर के लायन की डेन के आगे नॉक नॉक करके नहीं पूछ सकते कि मैम आपके घर में कितने कब्स हैं, है ना, हाँ, और कितने मेंबर्स साथ में रहते हैं। बोलेगा हाँ ये तो बाद की बात है कि मेरे घर में कितने हैं, फिलहाल आपके घर में एक कम हो गया, वेलकम। तो ऐसा काम वहां नहीं कर सकते। या पानी में तैर करके हुए मछलियों से नहीं पूछ सकते कि मैम कितने मेंबर्स आपके यहाँ रहते हैं। तो ये हाईली इम्प्रैक्टिकल थिंग हो जाती है कहीं ना कहीं। तो तरीके सबके अलग अलग रहने वाले हैं। आइए इधर देखिए, जो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन जो होती है उसे एन से रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। एक यूनिट एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, ये वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। लेकिन उसके लिए पॉपुलेशन की साइज की जानकारी होना जरूरी है, ध्यान रखना। फिलहाल हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी इंफ्लुएंस करते हैं। तो मान लीजिए किसी इलाके में ज़ीब्रा की एक पॉपुलेशन अवेलेबल है, इसकी साइज को, या इस इलाके में, इलाका तो कांस्टेंट सा है, तो ज़ीब्रा का नंबर बढ़ेगा, ज़ीब्रा की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इनकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। Isn't it clear? Done? सुन लीजिएगा, इसकी साइज डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। मान लीजिए यहां पर एक ही लाइन अवेलेबल है तो प्रेडेशन करेगा, कम करेगा। 2 लाइन होंगे, 3 लाइन होंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी प्रेडेशन की कहीं ना कहीं। क्लियर? तो अगर प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, डेफिनेटली नंबर में कमी आ जाएगी। प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स कम होंगे
तो पॉपुलेशन साइज जो है ज़ेब्रा की हाई मिलेगी देखने के लिए। इसके अलावा फूड की अवेलेबिलिटी, खाना ही नहीं है, जब फूड ही अवेलेबल नहीं तो एनर्जी नहीं, रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, मीटिंग नहीं हो पाएगी, इनके नंबर में कमी आएगी देखने के लिए। डन। लायन को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? 2-3 पैरामीटर हैं इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हम राजा कैसे बन सके नीट के अंदर। आओ उधर। दूसरा, एनवायरमेंट, क्लाइमेट की बात कर रहे थे आप लोग, तो टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल, वहां पर रेनफॉल है फॉर एग्जाम्पल, है ना, वहां का वेदर कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ये भी इंफ्लुएंस करने वाला है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि इंफ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन की साइज को। अब एक बात और सुन लीजिएगा, ये बात मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में ली है वो एनिमल्स के हिसाब से हुआ, हालांकि हम भी एनिमल्स ही हैं, है कि नहीं? बताओ तो एक बार, क्या हम सभी एनिमल्स हैं? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, कोई यूं कह दे जानवर कहीं के गुस्सा आ जाता है अपने को, पर सर कह रहे हैं कि यार वी एनिमल्स, यस सर, वी ऑल आर एनिमल्स, वेरी गुड। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, एग्जैक्टली। तो हमारे हिसाब से ये प्रेडेशन प्रेशर इतना एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। ये थोड़ी होता है कि हम घर से बाहर निकले, मम्मी ने कहा ध्यान से निकलना, चौराहे पर जो है वो 2 लायन बैठे हैं, खा जाएंगे बेटा। हाँ, तो मदर जानती हैं कि हम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं, प्लांटी में भी नहीं आते हम लोग, तो न प्लांटी में आते हैं, न प्रोटिस्टा में आते हैं, न मोनरा में आते हैं, न फंजाई में आते हैं। ओनली एनिमल्स ने जगह दी है हमें साथ रहने की। हाँ, हम सब जानवर हैं, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। टेक्निकली वी ऑल आर जानवर। आओ, तो पॉपुलेशन की साइज कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता। अगर मैं एक ही हैबिटेट का एग्जांपल लूं, याद कीजिएगा आपकी क्लासरूम का एग्जांपल लिया, मैंने कहा आपकी इस क्लासरूम में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो कितनी वहां पर मक्खियां बैठ पाएंगी? आपने कहा लाखों बैठ पाएंगी सर। निकुंज, 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 सुनील, मेरा आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी, है ना, टाइम बिल्कुल एक रिक्वेस्ट मेरी आज कुछ बच्चों से है कि क्लास को रेगुलरली अटेंड करें। आप सभी के सभी आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर के आ रहे हैं। कुछ कमी है उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, बैकलॉग रह गया है कोशिश करके पूरा कर लीजिए उसको, है ना। बिल्कुल टाइम को बढ़ाएं, क्लास के अंदर स्पेंड कीजिए। लाइव क्लास आपकी डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो क्लासरूम के अंदर जहां 50 बच्चे बैठे हुए थे, आपने कहा कि लाखों वहां पर मक्खियां बैठ सकती हैं, 1 या 2 हाथी आ पाएंगे वहां पर, और शायद वहां पर 20 गोट्स वहां पर आ सकती है। एग्जैक्टली। तो उसी हैबिटेट के अंदर अच्छा एग्जांपल यहां पर लिया गया, साइबेरियन क्रेन्स। ये अच्छा ऐसा एग्जांपल है, ध्यान रखना इसका। साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स क्या होते हैं? कौन बताएगा वेटलैंड्स क्या होते हैं? Who going to tell me वेटलैंड्स कौन होते हैं? एनीवन? हैंड रेस कीजिएगा, हैंड रेस करना। आर्यन गोइंग टू टेल अस कि आर्यन अब जो पहले हैंड रेस किया मैंने उसको ले लिया भाई, देखिए उसमें लेकर के परेशान ना हो। हाँ बेटा, जलोढ़ मिट्टी सर वेटलैंड। जलोढ़ मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी तो वो मिट्टी होती है जो कि पानी के साथ बह करके आती है, ठीक है। और कौन बताएगा मुझको इसके अलावा? हैंड रेस कीजिएगा। मैं वेलकम करता हूं निकिता को। चलो एक और, फिर बता दूंगा मैं आपको मैं क्या। नहीं हो पा रहा है शायद। चलो आप बताओ। हेलो, हाँ बताओ भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या होता है? मैं शायद 2 एक साथ हो गए हैं। 2 मिनट मैं चेंज करता हूं भाई। हाँ, आपको लिया मैंने। Sir, water covered soil is called wetland.
क्या कहा आपने? water covered soil. अरे वाह, आलोक ने 2-3 शब्दों में गहरी बात कह दी है। वैसे तो क्लियर कह दूं आपको, शाबाश, तालियां आपके लिए। देखिए, वो इलाका जो कि टेम्परेली या परमानेंटली पानी से कवर्ड रहता है उसे हम वेटलैंड कह देते हैं। मार्शेस हैं, स्वाम्प है, रिवराइन कोस्ट है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज वेटलैंड्स एक्चुअली। तो वेटलैंड्स हैं, भरतपुर के अंदर वेटलैंड्स अवेलेबल हैं, घाना नेशनल पार्क भी हो गया अब तो खैर वो। तो वहां पर साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। आपकी एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं 2006 में से लिखा गया था, वहां पर लिखा गया कि भाई कुड बी एज लो एज लेस देन 10। इस वैल्यू से समझने का प्रयास कीजिएगा कि साइबेरियन क्रेन्स आर नाउ दीज डेज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। बहुत कम नंबर रह गया है इसका। तो प्लीज इस बात को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने का हम प्रयास करेंगे कि साइबेरियन क्रेन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, बहुत कम नंबर जो है इनका रह गया है। तो उसी वेटलैंड के अंदर, उसी पानी के अंदर अगर मैं इवेलुएट करूं तो क्लेमाइडोमोनास का जो नंबर है वो मिलियंस में पहुंच जाएगा, लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा वहां पर। तो वही वाली बात हो गई। तो हैबिटेट के अंदर डिपेंड करता है आपके उस ऑर्गेनिज्म की साइज क्या है, उसके हिसाब से वहां पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है। पर हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, नो डाउट अबाउट दैट कि उस इलाके के अंदर आप प्लांट्स को काउंट कर लीजिएगा, पर हमेशा काउंटिंग उसके इंपैक्ट को समझा पाए कोई जरूरी नहीं। बड़ा अच्छा एग्जांपल यहां पर एनसीईआरटी ने लिया कि एक इलाके के अंदर हो सकता है कि 200 पार्थेनियम के प्लांट अवेलेबल हों। अब यहां थोड़ा सा आपकी जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है उसके तार छेड़ दिए गए, है ना। ये शब्द आपको, ये जो शब्द है isn't it? ग्रासेस थोड़ी हुआ। पार्थेनियम तो एस्ट्रेसी में आता है, कंपोजिटी में आता है। अरे डाइकॉट प्लांट है ये, ग्रास नहीं है। यहां कहने का तात्पर्य है कि भाई जब कहते हैं ना हम गाजर घास, तो गाजर घास ये लिखते लिखते पार्थेनियम घास लिख गए। वो वास्तव में पार्थेनियम जो है वो एक डाइकॉट प्लांट है, ग्रास नहीं है, पोएसी में नहीं आता है। अरे हाँ या ना भाई? थम्स अप देंगे सबके सब। पर कितने लोग यस करेंगे इसके ऊपर? मैं देखता हूं कितने लोग यस कर पाएंगे इसको। बताना भाई, क्या पार्थेनियम जो है वो एक ग्रास है? यस और नो? पार्थेनियम ग्रास है क्या? नो नो नो, पार्थेनियम ग्रास नहीं है, वो एक डाइकॉट प्लांट है। ग्रासेस तो पोएसी में आते हैं भाई। गाजर घास कह दिया, जनरलाइज शब्द है भाई, कह दिया है, जनरलाइज है ना। हाँ, आई तो उसी इलाके के अंदर पार्थेनियम के प्लांट्स बहुत सारे वहां पर अवेलेबल है। लेकिन इम्पैक्ट की मैं अगर बात करूं, हो सकता है प्लांट्स चारों ओर ग्रो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। एक बड़ा सा ट्री जो ग्रो कर रहा है बैंगन का, चारों ओर फैलेगा भी, तो उसका जो कैनोपी कवर है, कैनोपी क्या होती है? ये जो पार्ट है ये है कैनोपी। ये जो कैनोपी कवर है ये और आगे एक्सपेंड करने वाला है। तो कैनोपी कवर है। बायोमास की आप बात करें वो भी आपको हाई मिलेगा। तो बायोमास और कैनोपी कवर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको ये बता पाएगा यहां पर कि किस प्लांट का इंपैक्ट इस इलाके में ज्यादा है, कौन सा ज्यादा इंपैक्टफुल यहां पर देखने के लिए मिल पाता है हमें। ये फिशेस के केस में तरीका चेंज करना पड़ेगा हमको। फिशेस के केस में हम जब इवेलुएट कर रहे होते हैं तो हम ट्रैप करके, मार्क करके हम लोग जो है उन्हें इवेलुएट कर रहे होते हैं। एक तरीका तो वो भी आता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मान लीजिए एक पॉन्ड के अंदर से 3 स्पीशीज अवेलेबल है। कितनी स्पीशीज है? 3 स्पीशीज अवेलेबल हैं फिशेस की। हमें पता नहीं है पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और आपने यहां पर कैच को रन किया है। आप गए, आपने एक बार जाल फेंका, यहां पर कुछ मछलियां मिली आपको। तो फर्स्ट में ऐसे हम 3 बार करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड कैच किया, थर्ड कैच किया, फिर हम मार्किंग करके भी उसको छोड़ देते हैं, फिर कैप्चर करते हैं दोबारा से। वो भी कहानी है पूरी की पूरी। मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूं फिलहाल आपके सामने। उसे हम कैसे कैच कर सकते हैं यहां पर? तो मान लीजिए मुझे जो फिशेस मिली उसमें से 10 ये थी
5 ये थी, ये तो 2 ही मुझे मिली। सेकंड जब कैच मैंने रन किया, ये मुझे 9 मिली है, ये मुझे 4 मिली है, ये मुझे मान लीजिए 2 मिली है। और थर्ड कैच जब मैंने रन किया, ये मुझे यहाँ पर 12 मिली है, ये मुझे यहाँ पर 6 मिली है, और ये मुझे जो है यहाँ पर 1 ही मिली। तो बड़े आराम से आप इनको जोड़ के रिलेटिव डेंसिटी आप बड़े आराम से इवेलुएट कर सकते हैं कि हाँ भाई टोटल में से कितना पार्ट इसका यहाँ पर जो है। आप लोगों ने वो गैस के प्रेशर की बात की होगी, आप लोगों ने पार्शियल प्रेशर याद है, गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकाला आप लोगों ने? वैसा ही कुछ मामला यहां पर भी एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली गुइका, मैं बहुत क्लियर कर दूंगा आपको कि हम नहीं जानते हैं एग्जैक्टली कि इस दुनिया में कितनी स्पीशीज अवेलेबल है। मैं बहुत क्लियर कर दूं, शायद हम बहुत कुछ और जान पाए, पर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस अर्थ पर कितनी स्पीशीज अवेलेबल हैं, कितनी स्पीशीज अवेलेबल थी, हम नहीं जान सकते। क्योंकि हर एक नूक एंड कॉर्नर को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड हमारा पूरा नहीं है। आपने ओशन का एग्जाम्पल दिया, जब सोचिए उस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, हर एक पेड़ की हर एक लीफ को हमने छान दिया क्या? नहीं, शायद किसी प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट जो है छुपा बैठा हो, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इवोल्यूशन के तरीके होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बात कर, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। इम्पैक्ट की बात की हम लोगों ने, फिशेस के बारे में बात की हम लोगों ने, लायन को काउंट करने के लिए आजकल तो हम कॉलर का एक स्टेप होता है, वो बांध देते हैं गले में, उसे काम में लेते हैं, और बाय सैटेलाइट बाय रेडियो कॉलर जो पहन लिया है उससे हम काउंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज तो मॉनिटरिंग बहुत एडवांस हो चुकी है। लेकिन पगमार्क, इवन पगमार्क जो है वो ये बता देते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं बोलते हैं नहीं ये अभी का नहीं है, ये पगमार्क जो है पुराना है। मैंने ये पूछ लिया एक से, मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा देखिए अगर पगमार्क के एजेस शार्प हैं तो शेर अभी भी गया है, टाइगर अभी अभी गया है। और पगमार्क के जो एजेस हैं वो थोड़े से ब्लंट हैं, मतलब कि पुराना पगमार्क है, अभी नहीं था, ये पुराना है, चलो छोड़ो उसको, आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर आसपास नहीं है। हाँ रितिका, थोड़ा सा कुछ बातों में ऊपर नीचे हो जाता है यहाँ पर। ओके रोहन, चलो इसके अलावा फीकल पैलेट्स को भी हम काम में ले सकते हैं। अब फीकल पैलेट को काम में लेने का तरीका ये भी साथ में आता है, सामने आता है कि भाई फीकल पैलेट्स काम में लेकर के हम डीएनए एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उससे, और कोशिश करके वहां पर जो पॉपुलेशन की साइज है उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। सीधे ही ब्लड सैंपल लेना टाइगर से मुश्किल है, पर फीकल पैलेट से शायद आपको जो है वैल्यू वहां पर मिल जाती है। एजेस, किनारे किनारे किनारे, ये देखिए, ये प्रिंट है ना उसका, तो ये जो किनारा है इसका, ये किनारे, ये किनारे है ना। हाँ ये बात, ये बिल्कुल शार्प मिलेंगे आपको देखने के लिए नए नए के अंदर। यस आदित्य, क्वाइट ऑफन रणथंबोर बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। हाँ गया हूं, देखा है मैंने, मुझे सौभाग्य मिला वहां पर जाके आ पाने का, पर हाँ मैं टाइगर नहीं देख पाया, बात दूसरी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल शिखा, ब्लड सैंपल वो भी टाइगर से, सोच के देखिए किसी एनिमल से ब्लड सैंपल लेना है, वो अपने आप में काफी खतरनाक सा हो जाता है कहीं ना कहीं। चलिए अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन को एक आपने एस्पेक्ट समझा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी। थोड़ा सा नीट के हिसाब से ढालने का प्रयास किया है मैंने। हाँ एरोहेड मर गई अभी, उसे कैंसर था, एक्चुअली उसे कैंसर था। एरोहेड वाज अ टाइग्रेस एट रणथंबोर नेशनल पार्क। सुनने में आया कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और एट द एज ऑफ 14 years द टाइग्रेस डाइड। एरोहेड बड़ी फेमस रही एक्चुअली। अरे वाह, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आंसर, ओहो दिशा को पता भी है कौन सा कैंसर था, वाह क्या डिटेल। आइए तो कौन सा मेथड हम काम में लेंगे? पैंथेरा टाइग्रिस आप लोग जानते ही हैं। आप बोलेंगे ये कहां दिया हुआ एनसीईआरटी में? ये दिया हुआ है आपकी 11th की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में।
आप बोलेंगे यहाँ क्यों ले आए उसको, एग्जामिनर आजकल ऐसा ही करने लगे हैं। एनिमल को भी कैंसर होते हैं, अरे भाई होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कोई बात नहीं पीवी, आप एक बार काम कीजिए पीवी की, आप जो है एक बार रिपोर्ट कर दीजिएगा इसको। बिल्कुल फेमस, मैंने कहा बड़ी फेमस रही एरोहेड, बड़ी फेमस रही। हाँ ये 11th के एग्जांपल्स हैं, प्लीज ध्यान रखें। तो ये भी पॉसिबल है, कोई कोई आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं गए इसके अंदर, हम विद इन द एनसीईआरटी रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट वन। इसका आंसर करेंगे आप, मुझे रिकॉल कीजिएगा, मैंने पहले कह दिया था कि मैं जब आगे बढ़ूंगा तो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ लिया आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस भी लाता रहूंगा, ताकि आपके अपने रिवीजन के असेसमेंट को आप चेक करते रहें। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। टीक वुड है फर्स्ट टेक्स्ट के अंदर, तो वेटलैंड में कौन होगा, लोटस, रैट्स, स्क्विरल या कॉर्मोरेंट्स? एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से हाँ, तो आप वेटलैंड के अंदर जो है आपकी इच्छा से आप कुछ भी उगा सकते हो। हाँ मैं जानता हूं ना, आप उगा रहे हो, आप में से बहुत सारे जो हैं वेटलैंड के अंदर कुछ ग्रो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से। एनसीईआरटी ने क्या कहा, आंसर वहां से आएगा। वो होता ना आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, वो नीट में आते हैं, लाइन से आंसर मिलता है उसका, है ना। हाँ एग्जैक्टली, आंसर गोज हियर नंबर 4, कॉर्मोरेंट्स। लोटस एनसीईआरटी ने पॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में कहा है, याद कीजिएगा, है ना। हाँ, और आप में से कई लोगों ने जो है वेटलैंड के अंदर कमल जो है वो उगा दिए हैं, लोटस जो है वो उगा दिए हैं। तान्या प्लीज आप एक बार हेल्पलाइन को फोन करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई बात नहीं शशि, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाने पर दुखी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन रॉन्ग होना हमें बताता है कि क्या सीखना बाकी है हमें अभी। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन कुछ सिखा के जाता है। यू गेन नॉट नेगेटिव मार्क्स, यू आर गेटिंग सम एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस, कुछ लर्निंग होती है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव क्वेश्चन से हाँ ठीक है, कोशिश करें कम से कम। आओ आंसर करेंगे इसका सभी के सभी। अगेन पोल रन कर रहा हूं, आसान सा क्वेश्चन है, जो पढ़ाया उसी वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूं। हाँ निखिल थोड़ा मुश्किल है बेटा। The following is not an example population: cormorants in a wetland, wheat plants in a crop field, mammals in a national park, human beings in a city. Not an example population. Not an example of population. मैं आपको हिंट दूं क्या? हिंट क्या है? पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। मैंने यहां एसपी लिखा, एसपीपी नहीं लिखा। बताओ तो अब, बताओ तो। हाँ एग्जैक्टली। अरे मैमल्स तो कई तरह के हो सकते हैं, मैमल्स तो कई तरह के हो सकते हैं। आपको सोचे कि सर ह्यूमन बीइंग्स इन अ सिटी, अरे होमो सेपियंस ही बचा हुआ है, बाकी तो गए। डन। हाँ तो ये मैमल्स इन अ नेशनल पार्क, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है क्या वास्तव में? क्या बेहतर होगा इसके लिए कह पाना? क्या टर्म काम में लूं इसके लिए मैं? अरे वाह शाबाश, इसके लिए वर्ड काम में लेंगे हम कम्युनिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बायोटिक कम्युनिटी हो गया, एनिमल्स की कम्युनिटी यहां पर मैं कह सकता हूं इसको। चलिए आंसर गोज ये नंबर 3, जैसा कि आप लोगों ने कहा। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है, आप भी ढूंढिए मैं भी ढूंढता हूं। आप सबको ढूंढने के लिए मैं दे रहा हूं पूरा 1 मिनट। 1 मिनट, हाँ ढूंढिए। अनंतिका कल के जो हैंडआउट्स आपको मिले हैं चेक कीजिएगा, आपको उसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो मैं आगे आई। इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट।
Population ecology links ecology to population genetics and evolution. एक true statement है. It is the population that must cope with changed environment. Population को adjust करना होता है. Rats in an abandoned dwelling place is an example of community. ये भी एक wrong statement हुआ. So answer goes here number 4th की A और C और D. C कैसे भाई? Okay. Population that cope with individual, not population. Individual must cope. Exactly. Population पर तो काम करता है, individual को adjust करना पड़ता है, cope करना पड़ता है. देखा? बिल्कुल. Population नहीं होना चाहिए था, यहां पर individuals होना चाहिए था. चलें आगे. Southern cranes are migratory birds that could be seen in. कहाँ मिलेगा देखने के लिए? ये तो भाई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मैं क्या कहूँ सॉल्व करने के लिए. चैट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, भरतपुर वेटलैंड. इसके बाद जानते हैं चिल्का लेक के बारे में आप लोग? आर यू अवेयर अबाउट दिस चिल्का लेक? आर यू अवेयर अबाउट चिल्का लेक? सुना है नाम इसका? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहते हैं इसको इंडिया के अंदर, लार्जेस्ट. एक्चुअली ये ओशन का ये पार्ट है जो कि वहां पर एक लगून सा बन गया है वहां पर, और बहुत बड़ा बर्ड्स की सेंचुरी की तरह भी है ये. हाँ, सॉल्टी लेक है. आई चलिए, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. आई जैसे कि मैंने कहा कि जो फैक्टर्स हैं वो हमको भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. तो जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो रेगिस्तान का इलाका है या पहाड़ी इलाका है, आपको दूर दूर मिलेंगे इंडिविजुअल्स रहते हुए, लेकिन नदियों के आसपास के इलाके में आप देखें पॉपुलेशन डेंसिटी आपको हाई देखने के लिए मिलती है. पॉपुलेशन डेंसिटी और n गिवन एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और आई कैन से पॉपुलेशन. मैं ऐसा भी यहां पर कह सकता हूं कि पॉपुलेशन को आप उस एरिया से डिवाइड कर दीजिए. पॉपुलेशन को आप उस एरिया से डिवाइड कर दीजिए, बन जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी. और किसी भी इलाके के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके अलावा इंडिविजुअल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, माइग्रेशन भी हो रहा है, इमिग्रेशन भी हो रहा है, तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो लगातार चेंज होती ही रहती है. कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है, वेरिएबिलिटी मिलेंगी आपको देखने के लिए. आइए आगे बढ़ जाता हूं मैं यहां पर. अब हम लोग बात कर रहे थे बर्थ रेट के बारे में. रिकॉल कीजिएगा, मैंने आपको जो बर्थ रेट पढ़ाई थी वो तो थी पॉपुलेशन, सॉरी नंबर ऑफ बर्थ. रिकॉल कीजिएगा, नंबर ऑफ बर्थ, स्टिल बर्थ इंक्लूड नहीं किए थे, डिवाइड बाय द इनिशियल पॉपुलेशन. और हम लोगों ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, याद है कि नहीं भाई? याद है? ये आपने स्मॉल बी माना, लेकिन अब जो हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, सुन लीजिएगा, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू. भाई एक ईयर के अंदर कितने इंडिविजुअल्स पैदा हो गए हैं, वो है बर्थ रेट. यहां पर तो हम जिस कुछ चीज को आगे समझने वाले हैं उसके हिसाब से मान लीजिए एक एरिया के अंदर ये रहा, मान लीजिए कोई एरिया जहां पर कि कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं, यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी है n. से फॉर एग्जांपल क्या है? n. यहां पर कुछ पैदा हुए, कितने पैदा हुए भाई? b यहां पर पैदा हो जाते हैं. मैंने कहा कितने बर्थ हुए, बर्थ रेट की बात नहीं की मैंने आपके सामने. इसे एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह लीजिएगा, चाहे वो नेटिलिटी हो या फिर मॉर्टेलिटी हो. ये उस डेथ रेट या उस बर्थ रेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. 1 ईयर में कितने पैदा हुए, कितना मर गए, हम ये मान के चलने वाले हैं. और फिलहाल मैं रिप्रेजेंटेशन को चेंज करूंगा, यहां पर कैपिटल डी कहूंगा और उसे हम कैपिटल बी कहते हुए एड्रेस करेंगे. इसको हमने स्मॉल बी से इंडिकेट किया था, ध्यान दीजिएगा. थोड़ा सा यहां पर अंडरस्टैंड करने के लिए इस फैक्टर को ऐड करना जरूरी है. कहीं ना कहीं बर्थ होगा तो इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ेंगे, डेथ होगा तो इंडिविजुअल्स के नंबर में कमी आने वाली है. इंट्रिंसिक फैक्टर से हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली. लेकिन इसके अलावा भाई हम अगर इस एरिया की बात करें, यहां पर एक ही इंडिविजुअल मान लीजिए अवेलेबल है, एक यहां पर आ गया, ये हो गया यहां पर इमिग्रेशन. लेकिन इस एरिया को मैं स्टडी करूंगा तो यहां से चले गए,
पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम एक ही एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे इस कंसीडरेशन के अंदर मैंने इस एरिया को लिया, तो यहां पर क्या हुआ, यहां से इंडिविजुअल गए तो यहां पर कमी आई, बस कहां गया मुझे उससे मतलब नहीं, कहीं गया, यहां पर नंबर में कमी आई, आ भी सकते हैं। सिमिलरली इंडिया का एग्जांपल लो, मान लीजिए मैं आपके सामने, बर्थ है, डेथ है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको फिक्स मिल सकती है, लेकिन अगले ही पल चेंज मिलेगा देखने के लिए आपको। अभी आपने पॉइंट ऑफ टाइम 1 सेकंड पर नोट किया, हाँ इतने लोग थे, एक प्लेन उड़ा और चला गया मान लीजिए न्यूयॉर्क, तो कुछ लोग कम हो गए, जितने लोग गए थे उससे ज्यादा लोग आ गए, मान लीजिए बाय प्लेन बाय शिप आ गए, बढ़ गई नंबर, है ना। तो ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, लगातार चेंज होता ही रहता है, ये बात हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी यहां पर एप्लीकेबल है। इसे हम ई लिख करके इंडिकेट करने वाले हैं और इसे हम आई लिख करके इंडिकेट करने वाले हैं। ये पॉजिटिवली इंफ्लुएंस करेगा बर्थ रेट की तरह, ये नेगेटिवली इंफ्लुएंस करेगा सिमिलर टू द डेथ रेट ओवर हियर। नहीं एक ही कंसिडर करना भैया, बर्थ रेट इज नेटेलिटी, कोई अंतर की बात नहीं, लेकिन मेरे इस एग्जांपल में फिलहाल ये मानना कितने पैदा हुए, डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि हम बात को समझ पाएंगे, आगे जो फॉर्मूला आने वाला है उसे समझना है हमको। तो मान लीजिए वापस आ गए, देन उतनी वैल्यू 10:30 पर जो वैल्यू थी नोट किया आपने, कुछ चले गए, कम हो गया, वापस से 11 बजे कुछ लोग वापस से आ गए तो बढ़ गई या उतनी ही पहुंच गई, फ्लक्चुएशन है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, फ्लक्चुएटिंग। डन, चलो। अरे हाँ वो लगभग वो साइन वेव जैसी, पर साइन वेव एम्पलीट्यूड चेंज करता हुआ, आओ उधर। तो किसी इलाके के अंदर जहां एरिया कांस्टेंट है, मान लीजिए इंडिया हमारा एरिया कांस्टेंट है, कुछ लोग यहां पर रहते हैं, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी की वैल्यू है, बर्थ हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, एरिया तो कांस्टेंट, पॉपुलेशन डेंसिटी इज गिवन एज पॉपुलेशन डिवाइड बाय द एरिया, isn't it? Isn't it? है ना। चलिए 1 मिनट लूंगा मैं आपका। और इमिग्रेशन, लोग आए हैं, ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने वाला है। डेथ हो गया, कुछ लोग चले गए, एक्सपायर हो गए, कमी आ जाएगी। एमिग्रेशन हुआ, कुछ लोग चले गए दूसरी कंट्री के अंदर, ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने वाला है। एंड इक्वेशन कम्स एज दिस। शुरुआत में मान लीजिए मैंने कहा कि एंटी इंडिविजुअल्स हैं, शुरुआत में कितने इंडिविजुअल्स हैं, एंटी इंडिविजुअल्स हैं, तो एक साल में कितना चेंज आ जाएगा। अब जो प्लस है उसमें से जो माइनस है निकाल दीजिए, डिवाइड माइनस कर दीजिए उसमें से, तो b + i - d + e। तो एक साल में मान लीजिए 1 ईयर में b पैदा हुए, d मर गए। मैंने कहा ना रेट मत लेना, यहां पर 100 मान लीजिए पैदा हुए हैं, 90 मान लीजिए मर गए हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं, रेट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं। आई की वैल्यू कितने आए, कितने चले गए, लोग इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल्स पैदा हुए, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, कितने इंडिविजुअल्स का इमिग्रेशन हुआ और कितने इंडिविजुअल्स का एमिग्रेशन हो गया, उसको इवेल्युएट करना है अपने को। ठीक है, डन। चलिए क्लास को मैं यहां पर ही विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमको सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू टीच यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।